हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने जो है नॉमेनक्लेचर पढ़ा था और मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया है ग्रुप में। और देखिए बहुत 2 या 3 जनों के रिप्लाई आए हैं, तो आप जो हैं रिप्लाई दीजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप असाइनमेंट देख रहे हैं। वरना तो फिर ये होगा कि हम जो वीडियो बना रहे हैं या जो भी मेहनत कर रहे हैं वो सब बेकार है। तो देखिए आप ये है कि आपकी क्लास है और भी क्लासेस हैं, उनके भी वीडियो बनाने होते हैं। तो देखिए जो क्लास अच्छा रेस्पॉन्स देगी उसको ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे, और जो क्लास रेस्पॉन्स नहीं देगी तो उसके लिए फिर टीचर वीडियो नहीं बनाएंगे। तो इसलिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स दीजिए और असाइनमेंट के मुझे जल्दी से रिप्लाई दीजिए। तो देखिए नॉमेनक्लेचर के बाद आज हम शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। अब देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है आप नॉर्मल जो है वैसे भी पढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रेफरेंस में, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है और उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं वो हम देखेंगे। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके हाइब्रिडाइजेशन, जिसको आप हिंदी में संकरण भी कहते हैं। तो देखिए एक हाइब्रिडाइजेशन होता है नॉर्मल वाला जो आप सिंपल कंपाउंड्स के लिए पढ़ते हैं। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो देखिए वीबीटी के अंदर देखिए बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल तो मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, जो काम की बात है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास। अब देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो मेन चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है वो है हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे आप शेप भी निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कॉम्प्लेक्स के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है वो भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, वो भी आप निकाल सकते हो। और मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण कितना है, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया, म्यू इक्वल्स टू रूट एन एन प्लस 2। एन क्या है यहाँ पर? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। बी एम क्या है? बोर मैग्नेट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और थी, ई ए एन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमको निकालनी आनी चाहिए। तो देखिए वीबीटी क्या कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो लिगेंड के साथ हाइब्रिडाइजेशन करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो शेप शो करता है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ओवरलैपिंग शो करता है, बॉन्डिंग शो करता है, उसके अकॉर्डिंग उसका शेप आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, मैग्नेटिक बिहेवियर आता है, इटीसी। तो देखिए अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें वो मैं आपको एक फ्लो चार्ट बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो उसको हम 2 कंडीशन में या 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो सिंपल मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर किसी स्टूडेंट को सिंपल मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले शॉर्ट ट्रिक से, अगर वो सीखना हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको उसके वीडियो का जो है लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे आप जो है सिंपल मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडाइजेशन है बहुत ईजिली सिंपल ट्रिक से निकालना सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें, उसमें अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें कौन कौन से तरह के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है या कॉमनली कौन से हम पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली आपके 3 हैं, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, उसमें भी ये और ये ज़्यादा चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से होंगे? 2 पॉसिबिलिटी है, या तो sp3 होगा या dsp2 होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो या तो sp3d होगा या dsp3 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो या sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। अब कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हम कैसे निकालें, तो उसके लिए एक यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है। तो देखिए मैं आपको अभी, क्योंकि केवल आप फ्लो चार्ट देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करवाऊंगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये आपको दिख जाएगा, लिगेंड्स की संख्या के आधार पे आपको पता चल जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो अब आपको मेनली क्या देखना है कि sp3 है या dsp2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो आपको चेक करना है sp3d है या dsp3 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आपको चेक करना है कि sp3d2 है या d2sp3 है। अब आपको दोनों में से कौन सा है ये चेक करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फ्लो चार्ट जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। कैसे? अब देखिए मेटल है तो आपको ये देखना है कि जो सेंट्रल मेटल है वो कौन सा है, 3D सीरीज़ का है, 4D सीरीज़ का है, सॉरी, या 5D सीरीज़ का है। 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ मैंने आपको मेटल्स लिख के बता दिए थे, आप पिछला वीडियो देख लेना, पुरानी वीडियोज़ में बता रखा है। तो देखिए 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़। अब 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ का है तो आपको बाकी कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा सकते हो अगर फ़ायदा हो तो।
अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाने का मतलब क्या है और फ़ायदा हो तो उसका मतलब क्या है। तो देखिए मैं आपको इस सिंपल सा एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये डी है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 6। ठीक है, अब मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो या तो हाइब्रिडेशन होगा sp3d2। अब देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है कि sp3d2 में जो आगे वाला d है वो काम आ रहा है, तो आगे वाला d हमेशा खाली रहता है। लेकिन अगर d2sp3 की बात करें तो जो अंदर वाला d है वो काम आ रहा है। तो अब अगर आपको अंदर वाला d काम में लेना है तो d खाली होने चाहिए। अब देखिए ये जितने भी हैं इसमें क्या होता है कि मेटल के ऑर्बिटल्स खाली होते हैं, उसमें लिगेंड क्या करता है? लोन पेयर देता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हम बात करते हैं, तो अगर मैं बात करूं d2sp3 चाहिए तो मुझे कितने d खाली चाहिए? 2। तो अब यहाँ पर 4d और 5d मेटल है तो आप सीधे पेयरिंग करवा सकते हो। अब आपने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसका मतलब पेयरिंग करवाने के बाद अगर आप पेयरिंग करवाते हो तो आपको कितने डी खाली चाहिए? 2। तो आप पेयरिंग करवा सकते हो अगर 2 डी खाली मिल रहे हैं तो देखिए यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसको पेयरिंग करवाने के बाद भरूँ, ये तो बिना पेयरिंग है, तो पेयरिंग करवाने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? ऐसे। तो ये 2 डी आपको खाली क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। तो अगर आपके 4d और 5d मेटल है तो आप वहाँ पर पेयरिंग करवा सकते हो, लेकिन जितने डी आपको चाहिए उतने डी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं ये आपको चेक करना है। ठीक है, और हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि पेयरिंग का मतलब क्या है। कि अगर आप पेयरिंग करवाते हो तो आपको कुछ डी खाली मिल जाते हैं, तो ये वाले हाइब्रिडेशन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और अगर आप पेयरिंग नहीं करवाते हो तो नो डाउट ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, और हम एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पेयरिंग करवाने का मतलब क्या है और नहीं करवाने से क्या होगा। पेयरिंग करवाने से अंदर के डी खाली मिल जाएंगे, तो अंदर वाले जो हाइब्रिडेशन है डी वाले वो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर आप पेयरिंग नहीं करवा रहे हो या एसिडिस हैं तो ये आपके हाइब्रिडेशन हो जाएंगे। अब देखिए ये आपने चेक करा कि मेटल 3d है, 4d है या 5d है। 4d 5d में आप पेयरिंग करवा सकते हो अगर फ़ायदा हो रहा है तो। फ़ायदे का मतलब जितने डी आपको चाहिए उतने मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये इसका मतलब है। इसके बाद आपने देखा 3d। अब आपने मेटल चेक कर लिया, उसके बाद आप चेक करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए 4d 5d में तो आप पेयरिंग करवा दोगे अगर फ़ायदा है तो। फिर 3d अगर है तो आप क्या चेक करोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से कम है तो आप पेयरिंग नहीं करवाओगे। अगर 4 या 4 से ज़्यादा तो आप पेयरिंग करवा दोगे अगर फ़ायदा है तो। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 तक है फिर आप चेक करोगे लिगेंड। अगर लिगेंड हेलोजन है, वाटर है या OH माइनस है, और भी हो सकते हैं, तो ये यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर लिगेंड है आपके कार्बोनिल NO+, CN- NH3 तो आप पेयरिंग करवा दोगे। तो देखिए यहाँ पर जिन लिगेंड से पेयरिंग हो रही है इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जिनसे पेयरिंग नहीं हो रही है उनको हम कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड। तो देखिए अब आपको कुछ नहीं करना। अगर आपके सामने कोई भी कॉम्प्लेक्स है, अब देखिए होता क्या है कि कई बार बच्चे रट लेते हैं कि अगर ये वाला होगा, अगर वीक वाला होगा तो हाइब्रिडेशन होगा sp3d2 और स्ट्रॉन्ग वाला होगा तो हाइब्रिडेशन होगा d2sp3। ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है, आप केवल लिगेंड को देख के रट नहीं सकते कि ये लिगेंड है वीक वाला तो ये हाइब्रिडेशन होगा, या ये वाला लिगेंड है तो ये वाला हाइब्रिडेशन। वहाँ आपकी गलतियाँ हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है कि ये जो मैंने आपको तरीका बताया इसको आपको फॉलो करना है। अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता दिया सर ने, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको अभी एग्जाम्पल से बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपके सामने मैंने 2 कॉम्प्लेक्स लिख दिए हैं। एक तो है NiCl4 एक है NiCN4 अब दोनों कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडेशन कैसे निकाले वो हम यहाँ देखते हैं। अब देखिए NiCl4 है तो निकिल जो है वो 3d सीरीज का मेटल है। क्या है? 3d सीरीज का मेटल है। सबसे पहले आपने ये चेक कर लिया। अब या फिर आप उससे पहले एक चीज़ और चेक कर सकते हैं, दोनों के लिए मैं कॉमन लिख देता हूँ कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, समन्वय संख्या है, वो कितनी है? 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपके हाइब्रिडेशन की पॉसिबिलिटी क्या है? या तो sp3 या dsp2। ठीक है, ये कॉमन चीज़ दोनों में मैंने लिख दी। अब आप देखेंगे NiCl4 सबसे पहले आपने देखा मेटल। क्या देखा? मेटल। मेटल है 3d का। मेटल किसका है? 3d का है। तो आपको पेयरिंग नहीं करनी है, आपको नीचे जाना है। क्या चेक करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालोगे
तो आप देखोगे कि निकिल को x मान लिया, ये आपके -4 इक्वल्स टू -2, यहाँ लिख देता हूँ x -4 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +2। सेम उसमें भी ऐसे कैसे आ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +2। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 तक है तो आपको नीचे जाके लिगेंड चेक करना है। लिगेंड अगर हेलोजन है तो आपको पेयरिंग नहीं करनी है, एज इट इज़ रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब आप चेक करो निकिल जो मेटल है, सिंपल निकिल की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3d8 और 4s2। अब कई जने सोच रहे होंगे कि 4s तो पहले आता है, 3d8 बाद में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा निकिल 2+ है, तो जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो नो डाउट 4s में से निकलेंगे 3d के कंपैरिजन में। तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये हो गया 3d8। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स बनाते समय s के इलेक्ट्रॉन भी d में आ जाते हैं अगर प्लस चार्ज नहीं है तो, ठीक है, जैसे कार्बोनिल के केस में होता है। तो देखिए यहाँ पर अब निकिल 2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d8, तो 3d8 ऐसे हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये नॉर्मली है। अब हमने देखा कि अगर लिगेंड Cl है तो पेयरिंग नहीं करानी, इसका मतलब ये तो हो गया 3d। अब आप क्या करेंगे, ये हो गया 4s और ये हो गया 4p। तो हमने क्या कहा था कि अगर पेयरिंग नहीं होगी तो अंदर वाला D काम में नहीं आएगा। तो यहाँ पर अंदर वाला D काम आता तो DsP2 हाइब्रिडेशन हो जाता, लेकिन अंदर वाला D काम में नहीं आ रहा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये तो D के हो गए 3d। अब यहाँ पर 4 जो आपके ऑर्बिटल है मेटल के खाली, उसमें क्या है 4 लिगेंड जो हैं ओवरलैपिंग करके हाइब्रिडेशन करेंगे। हाइब्रिडेशन तो हो रहा है, ओवरलैपिंग करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, 4 लिगेंड आपके Cl-, ये रहा एक Cl-, Cl- और ये Cl-, ठीक है। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3, क्या हो गया sp3, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ आपने क्या देखा कि पेयरिंग नहीं करवानी है तो उसको एज इट इज़ रखना है, तो एज इट इज़ रखना है तो अंदर वाला D काम में नहीं आ पाएगा। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हाइब्रिडेशन के लिए D ऑर्बिटल पूरा खाली चाहिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन से वो हाइब्रिडेशन नहीं कर सकता क्योंकि वो क्या कर रहा है एम्प्टी ऑर्बिटल में लिगेंड के लोन पे ले रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसका हाइब्रिडेशन क्या गया sp3। अब sp3 हाइब्रिडेशन की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। क्या होती है, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। क्लियर। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा √n+2, तो ये हो गया √2 + 2, ये हो जाएगा √8 बोर मैग्नेटॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, हाइब्रिडेशन से आप स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, उससे आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल सकते हैं, और मैग्नेटिक बिहेवियर से आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो ये एक पैटर्न मैंने आपको सॉल्व करके बताया NiCl4 2-। अब वही मैं आपको ये सॉल्व करता हूँ NiCl4 2-। तो देखिए कुछ पॉइंट्स कॉमन है, क्या है कि इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। वही पॉसिबिलिटी क्या है, या तो sp3 या dsp2, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब वही बात है, निकिल जो है x हो गया -4 = 2। तो देखिए वापस से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है, तो हाइब्रिडेशन की जो पॉसिबिलिटी है या तो sp3 या dsp2, ठीक है। उसके बाद और क्या देखा था हमने, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है x -4 = -2, ये हो जाएगा x = +2, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +2 आ गई। अब यहाँ पर हम और क्या देखेंगे कि निकिल जो था कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 3d8 4s2। अब निकिल 2+ हो गया है ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये हो गया 3d8। यहाँ तक हम पहुँच गए, कोऑर्डिनेशन नंबर हमने चेक कर लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लिया और इलेक्ट्रॉन चेक कर लिया। अब हम जाते हैं फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं। फ्लो चार्ट में अगर आप देखोगे तो निकिल जो है वो आपके 3D मेटल है। तो सबसे पहले आपने देखा मेटल 3D का है, 4D का है, 5D का है। 4D 5D होता तो आप पेयरिंग कर सकते थे अगर फ़ायदा है तो। फ़ायदे का मतलब क्या है कि अब आपको पॉसिबिलिटी क्या है sp3d और dsp2,
इसका मतलब अगर आप पेयरिंग करवाते हो तो आपको कितने डी चाहिए, 1 डी। तो ये मेरा फ़ायदे से मतलब है, ठीक है। तो 3D है तो आप पेयरिंग नहीं करवाओगे, आगे चेक करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से कम है तो आप फिर आगे चेक करोगे, क्या चेक करोगे, लिगेंड कौन सा है। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर लिगेंड हेलोजन है, वाटर है या OH माइनस है तो वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, वहाँ पर आपको पेयरिंग नहीं करवानी। लेकिन अगर आपके साइनाइड है, कार्बोनिल है, अमोनिया है, NO+ है तो आप पेयरिंग करवा देते हो। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आपको पेयरिंग करवानी है अगर फ़ायदा है तो। फ़ायदे का मतलब जितने डी आपको चाहिए उतने आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 3D की मैं बात करूँ तो 8 इलेक्ट्रॉन सिंपली ऐसे लिखते हैं हम कि आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये कह रहा है कि आप पेयरिंग करवा सकते हो अगर आपको फ़ायदा है तो। फ़ायदे का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पेयरिंग कराने के बाद आपको 1 डी चाहिए। तो अब आप ट्राई करो या चेक करो कि आपको पेयरिंग कराने के बाद 1 डी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो अगर मैं इसकी पेयरिंग करवा के यहाँ लिख दूँ इसको, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 डी आपको खाली मिल गया। तो आप पेयरिंग क्या करोगे, करवा दोगे, क्योंकि लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। केवल लिगेंड चेक नहीं करा हमने, पूरा फ्लो चार्ट चेक करा, ठीक है। अब ये 3D हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया, ये s और ये p, ठीक है। तो अब आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 लिगेंड यहाँ आ जाएंगे, ये 1 2 3 और ये 4, Cn माइनस Cn माइनस Cn माइनस और Cn माइनस। बात समझ में आ रही है। तो ये आपके हाइब्रिडेशन हो जाएगा DsP2। आपके हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, DsP2। तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या निकाल लिया, हाइब्रिडेशन। अब DsP2 हाइब्रिडेशन की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर, जिसको आप हिंदी में कहते हो वर्ग समतलीय। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या आ रही थी, टेट्राहेड्रल, और यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या आ रही है, स्क्वायर प्लेनर। तो आपने क्या क्या निकाल लिया, एक निकाल लिया संकरण, हाइब्रिडेशन निकाल लिया, क्या आ रहा है, DsP2। दूसरा आपने क्या निकाल लिया कि स्ट्रक्चर क्या है, स्क्वायर प्लेनर। तीसरा आप क्या निकालोगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन, कितने दिख रहे हैं, 0। अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, अनुचुंबकीय कहते हैं। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो वो डायामैग्नेटिक होता है, जिसको हम प्रतिचुंबकीय कहते हैं। तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो नेचर क्या हो जाएगी, डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। और मैग्नेटिक मोमेंट जब आप निकालोगे तो फॉर्मूला क्या था, √n+2। तो उसकी वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, 0। फाइनली क्या आ जाएगी, 0। तो देखिए ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल लेके अभी आपको समझाया कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा हो तो आप उसका संकरण कैसे निकालेंगे, उसकी स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्ट्रक्चर चेंज होती है, मतलब sp3 की अलग है, DsP2 की अलग है। बाकी के जो आगे हैं जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, sp3d2 कहूँ या d2sp3 कहूँ, स्ट्रक्चर एक ही होती है। तो देखिए आपने क्या निकाल लिया, हाइब्रिडेशन निकाल लिया, आपने क्या निकाला, स्ट्रक्चर निकाल ली, आपने अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल लिया, और फाइनली क्या निकाल लिया, मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखिए मैं आपको अगले वीडियो में और एग्जाम्पल करा दूंगा, आज मैं आपको एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ, क्योंकि देखिए सारे एग्जाम्पल आज कराना पॉसिबली वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो आज मैं आपको एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ, फिर मैं बाकी के एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। अब देखिए यहाँ पर NiCN6 4-। अब आप क्या करोगे, आप इस कॉम्प्लेक्स को देखोगे। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करोगे, कितना है, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपकी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो sp3d2 या d2sp3। अब आप क्या करते हो, रट लेते हो। क्या रट लेते हो कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, जैसे यहाँ पर साइनाइड आपको दिख रहा है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, d2sp3। लेकिन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप रटोगे तो आपके क्या है, कुछ आंसर तो सही आ जाएंगे लेकिन कुछ आंसर आपके गलत हो सकते हैं। और अगर आप कंपटीशन एग्जाम की बात करोगे तो वहाँ पर वो सिंपल वाले नहीं पूछते हैं, वो इसी प्रकार से पूछते हैं कि आपका आंसर गलत आ जाए। अब देखिए इसको अगर आप सिस्टमेटिक सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, फिर आप देखोगे पॉसिबिलिटी क्या है, या तो sp3d2 या d2sp3। अब आप बात करोगे फ्लो चार्ट की, या फिर मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, निकिल जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो देखिए x -6 = -4। यहाँ लिख देता हूँ x -6 = -4। तो x = +2। x कितना आ गया, +2 आ गया। तो निकिल जो है 2+ है, मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, बार बार क्या लिखूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3d8। अब देखिए मेटल कहाँ पर प्रेजेंट है,
ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको मेथड ही नहीं पता कि कौन सा एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो फिर आप नहीं कर सकते। ठीक है, निकिल जो हो गया आपके 3D8 हो गया। अब आप जो है फ्लो चार्ट देखेंगे तो ये मेटल क्या है, 3D है। तो 3D है, इसका मतलब आपको पेयरिंग नहीं करानी है, आपको आगे जाना है। आगे जाके आपको क्या चेक करना, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 आ गई। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद भी आप क्या चेक करोगे, लिगेंड। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक, तो लिगेंड आपके है साइनाइड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मतलब आप पेयरिंग करवा सकते हो। लेकिन मैं आपको बार बार एक लाइन कह रहा हूँ, पेयरिंग करवाने के बाद आपको क्या चेक करना है कि फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अब फ़ायदे से मतलब क्या है कि अगर आप पेयरिंग करवाते हो तो आपको पेयरिंग कराने का उद्देश्य क्या है, आपको 2D खाली चाहिए। तो पेयरिंग कराने का फ़ायदे का मतलब ये कि पेयरिंग कराने के बाद आपको 2D खाली मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। मिल रहे हैं तो करवा दो और नहीं मिल रहे तो मत करवाओ। अब देखिए, अगर मैं सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, ये कॉन्फ़िगरेशन है सिंपल। तो अब जब आप इसकी पेयरिंग करवाओगे तो पेयरिंग करवाने से क्या है कि आपको 1D तो खाली मिल जाएगा, लेकिन 2D खाली किसी भी हालत में आपको नहीं मिलने वाले। कि अगर आप पेयरिंग करवाते भी हो तो पेयरिंग ऐसे हो जाएगी, तो आपको 1D तो खाली मिल जाएगा, लेकिन आपको कितने D खाली चाहिए, 2। मतलब पेयरिंग करवाने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि पेयरिंग करवाने का फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पेयरिंग करवाने से आपको 1D मिल रहा है, तो NiCN4 2- जो था वहाँ पर आपको 1D चाहिए था, तो वहाँ आपने पेयरिंग करा दी। लेकिन यहाँ पर आपको 2D चाहिए, तो आप जो है पेयरिंग कराने का आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो जब पेयरिंग कराने का फ़ायदा नहीं मिल रहा तो पेयरिंग नहीं करानी है, और पेयरिंग नहीं कराओगे तो ये एज इट इज़ रह जाएगा 3D। इसके आगे क्या है, 4S 4P और 4D। तो ये हो गया 4S 4P और ये 4D। तो आपका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। क्यों, क्योंकि अंदर वाले D आपको खाली नहीं मिल रहे। तो ये आपके हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन निकालना है तो आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं कि आप केवल इतना देखते हो कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उससे काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर प्रोसीजर से आंसर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp3d2। तो हाइब्रिडेशन sp3d2 आ गया। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हाइब्रिडेशन होता है sp3 या dsp2। वहाँ स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, एक की टेट्राहेड्रल होती है, एक की स्क्वायर प्लेन होती है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडेशन चाहे कुछ भी आए, स्ट्रक्चर फिक्स होती है, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफल की है। क्या होती है, अष्टफल की है। तो इसका मतलब ये है कि आपके हाइब्रिडेशन कुछ भी आएगा, स्ट्रक्चर तो ऑक्टाहेड्रल आनी ही आनी है। अब बात है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दिख रही है आपको, 2। क्या दिख रही है, 2। मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा √n+2। तो √n+2, तो ये हो जाएगा √8 बोर मैग्नेट्रॉन। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सॉल्व करना है या उसका हाइब्रिडेशन निकालना है या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ निकालनी है, चाहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हो, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो या मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना हो, ETC, तो आपको उसको प्रॉपर सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखिए, आज का जो है वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको और प्रैक्टिस करवाऊंगा VBT के जो कॉम्प्लेक्स हैं या जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका हाइब्रिडेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, इसकी मैं आपको अगले वीडियो में और प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो देखना जो है बहुत ज़रूरी है, वरना डायरेक्ट आप वो देखोगे आपके समझ में नहीं आएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।